brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, खर्चा पानी के सप्ताह के अंतिम एडिशन में आपका स्वागत है। अंशुमन जी, खबरों से भरा वीक रहा और आज भी बड़ी खबरें लाई। हाँ, खबरों से भरपूर वीक रहा है और जब इस सप्ताह के अंतिम एपिसोड को हम यहाँ शूट कर रहे हैं तो हमारे पास ये विकल्प इतने ज्यादा विकल्प थे कि हमें लगा कि हम सामान्य दिनों से अधिक खबरें इस एपिसोड में समेटने की कोशिश करें और वो सारे क्षेत्रों से आ रही हैं। हम आपको बताएंगे कि टीआरआई ने एक नया ऑर्डर पास किया है, उसका असर हमारे आपके टेलीफोन बिल्स पर क्या होने वाला है क्योंकि टेलीफोन टैरिफ पहले से बढ़ने वाले लगे हैं। सीएमआई ने बेकारी का आंकड़ा दिया है जो भारत में बढ़ती बेरोजगारी की तस्वीर बताता है और जो 3 महीने की पहली तिमाही की रिकवरी की तस्वीर है उससे बिल्कुल अलग नजरिया और अलग परिस्थिति के बारे में बताता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया के किन देशों में एंटी गूगल लॉ जैसी परिस्थितियां बनना शुरू हो गई हैं, किस देश ने गूगल पर के कामकाज को लेकर और जिस तरह से वो एप्लीकेशन डेवलपर से डील करता है उसे लेकर कानून बनाया है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है जिसमें कुछ दिलचस्प सूचनाएं संकेत हमारे पास मिले और चलते चलते हम बात कर लेंगे ओपेक देशों से पहले ओपेक देशों के अधिकारियों की बैठक की, जिसे हम प्री ओपेक मीट कहते हैं। उन अधिकारियों ने क्या तय किया है, उसका असर हमारे आपके पेट्रोल डीजल के बिल पर आने वाले समय में क्या पड़ेगा। बहुत ढेर सारी खबरें। तो सबसे पहले पहली खबर पर चलते हैं अंशुमन जी। कुछ दिनों पहले एयरटेल के सुनील मित्तल जी का बयान आया था कि जरूरत पड़ी तो हम अपनी सर्विसेज के दाम बढ़ाने से नहीं हिचकिचाएंगे। उससे पहले भी दाम बढ़ाए थे सभी तीनों बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने। अब ट्राई ने कहा है कि ग्राहकों का नंबर अपने नेटवर्क पर पोर्टिंग करवाते वक्त डिस्काउंट देना उसे अस्वीकार्य है। अंशुमन जी, टेलीकॉम सेक्टर खबरों के लिहाज से हैपनिंग हो रखा है आजकल। टीआरआई का ऑर्डर जो नया ऑर्डर आया है वो ऑर्डर दूरसंचार क्षेत्र में टैरिफ बढ़ाने की दिशा में कंपनियों के हाथ खोलता है। ये ऑर्डर थोड़ा सा अजीबोगरीब है। अभी तक हम ये देखते थे कि भारत में एक ही सेगमेंट में 2 कंपनियां अलग अलग तरीके के टैरिफ ऑफर करती थी, जैसे कि एंट्री लेवल टैरिफ किसी का 60 रुपए 70 रुपए का होता था, किसी का 65 रुपए का होता था। डेटा के पैकेज में अलग अलग डिस्काउंट दिए जाते थे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपने इस ऑर्डर में कहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर एक ही क्लास में कैटेगरी में टैरिफ के बीच में दो अलग अलग कंपनियां एक अलग अलग टैरिफ लागू नहीं कर सकेंगी। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक जो बेसिक प्लान है जिसमें कि आपको 1 GB डेटा मिलता है और उसके लिए कोई कंपनी उदाहरण के लिए आपसे 50 रुपए लेती है तो दूसरी कंपनी उसके लिए 40 रुपए नहीं ले सकती, उसके लिए भी उसे 50 रुपए ही लेने पड़ेंगे। तो इसके बाद इस ऑर्डर के बाद पूरे के पूरे टेलीकॉम टैरिफ स्ट्रक्चर में अब एक बड़ा बदलाव होगा और हम ये देखेंगे कि जियो की सर्विस भी जिस रेट पर मिल रही है उसी रेट पर आपको एयरटेल की सर्विस भी मिलेगी और वोडाफोन आइडिया की सर्विस भी मिलेगी। तो वो जो प्रतिस्पर्धा थी दरों के बीच में, जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या अपने टेलीफोन बिल्स को उस हिसाब से एडजस्ट करते थे, उस पर यह असर डालेगा। और सीधा मतलब यह है कि जहां सस्ती टेलीफोन सेवा है वहां फिर वो कंपनियां जो टॉप लेवल होगा उससे मैच करेंगी। और इस पर हम चर्चा और खर्चा पानी में कर चुके हैं कि पिछले 1 साल में कई बार कंपनियों ने अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग वर्गों में अपने टेलीफोन टैरिफ को बढ़ाया भी है और संशोधित भी किया है, जिसमें सारी कंपनियां शामिल है। तो ये फैसला हमारी जेब पर और हमारे टेलीफोन बिल पर आने वाले समय में असर करेगा और उसमें भी ज्यादा असर उन लोगों पर होने की संभावना है जो निचले प्लान्स में आते हैं या जो सस्ते या निचले लेवल के जो प्लान्स में होते हैं, खासतौर से प्रीपेड टैरिफ के प्लान में। अब कंपनियां इसको कैसे लेती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, क्या वो अलग अलग सेगमेंट में एक ही जैसी दरें बना देती हैं, ये हमें बाद में पता चलेगा। अंशुमन जी, एक और अपडेट भी है। एक ऑपरेटर ने इसमें कहा था पहले कि ट्राई को बिना बताए दूसरा ऑपरेटर इसका उल्टा खेल चल रहा है, मतलब जो सर्विस छोड़ के जाना चाह रहे हैं उन्हें रिटेन करने के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरी खबर की ओर चलते हैं जो बेरोजगारी का आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार अगस्त महीने में इनफॉर्मल सेक्टर के करीब 15 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। शहरी नौकरियों का डेटा भी बुरा है और ग्रामीण का तो और भी बुरा है। पूरे फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स भारत में बेरोजगारी की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? पिछले 1 साल से दर्पण करीब पिछले 1 साल से कोविड के लॉकडाउन के बाद से रोजगारों की तस्वीर बेहतर नहीं हो रही है। हम रिकवरी के आंकड़े देखते हैं, हम जीडीपी में बढ़ोतरी का आंकड़ा देखते हैं, हम बाजारों का खुलना देखते हैं, हम पेट्रोल डीजल की मांग में बढ़ोतरी देखते हैं, पर अब ये जो आंकड़ा CMI का आया है अगस्त का, ये अप्रैल मई जून के उस आंकड़े के बाद का है। यानी
जो स्थानीय लॉकडाउन हुए भी थे दूसरी लहर में, वो भी खत्म हो गए थे। उसके बाद बाजार खुलना शुरू हो गए थे, जिनका असर हमने एक सीमा तक जीडीपी के आंकड़े में देखा। पर जुलाई अगस्त के महीनों में आमतौर पर जब गतिविधियां सामान्य थी और वायरस का असर कम था, बीमारों की संख्या कम थी, उस समय अगस्त के महीने में इनफॉर्मल सेक्टर में करीब करीब 1.5 मिलियन जॉब्स खत्म हुए। अब ये जॉब खत्म होना में हमें इस तरफ संकेत दे रहा है कि दूसरी लहर के बाद उद्योग या कारोबार जब अपने काम धंधे पर वापस लौट रहे हैं तो वो और ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हैं हायरिंग को लेकर, नौकरियों को लेकर, रोजगारों को लेकर। वो और ज्यादा अनिश्चितता में है, इसलिए जो बनी हुई नौकरियां थी, जो चलती हुई चली आई थी, मतलब ये बची हुई नौकरियां थी, क्योंकि नौकरियों में तो छटनी हमने पिछले साल एक फेज देखा मई जून में, फिर एक फेज देखा जुलाई अगस्त सितंबर में। अगर आप सीएमआई के पूरे डेटा देखें और खर्चा पानी के पिछले संस्करणों को देखें, हमने बार बार रोजगार के आंकड़ों पर चर्चा की है, और अगर आप उसका एक पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो हम हर महीने इसमें में कटौती देखते हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था खुल गई, 20% की रिकवरी दिखाई दे रही है हमको, उसके बाद भी ये 1.5 मिलियन जॉब्स का खत्म होना या रोजगारों का खत्म होना बताता है कि उद्योग अभी रोजगार देने में और ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं, काम देने में और ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए। इस आंकड़े में, सीएमआई के आंकड़े में एक और गहरी चिंताजनक बात है दर्पण, जो मुश्किल में डालती है, वो ये है कि अगस्त के महीने में रूरल इंडिया में कम से कम 1.3 मिलियन जॉब्स का लॉस हुआ है। अब जुलाई अगस्त के महीने में रूरल एरिया के जॉब लॉसेस का मतलब ये हुआ कि हम उस सीजन से तो बाहर आ गए थे जब मानसून की बुआई और खरीफ की बुआई का सीजन चल रहा था, लेकिन थोड़ी लेट रेन थी। उस दौरान भी या तो मानसून का असर था रूरल एरिया में कि बुआई उतनी तेजी से नहीं हुई, या फिर जो बाकी स्कीमें अवेलेबल थी रूरल एरिया में जिन्होंने जॉब नहीं दिया। तो ये जो 1.3 मिलियन जॉब लॉसेस रूरल एरिया में अगस्त में हुए, ये शहरों पर भारी हैं। ये नौकरियां या ये रोजगार मांगने वाले लोग शहरों की तरफ आएंगे, जो कि वापस चले गए थे। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, नगरीय जो बेकारी की दर है, वो करीब 1.5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी है अगस्त में, लगभग 9.10% के आसपास है, 10% के आसपास 9.78% है, यानी डबल डिजिट से थोड़ा सा नीचे है। जुलाई में ये 8.3% थी, यानी जुलाई की तुलना में अगस्त में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि अगस्त में हमारे सामने आंकड़ा आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल आई है, इसका दावा किया जा रहा है। और जून से ये कम है, जून में 10.7% की अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, जो अगस्त में अब 9.78% है। पर मई इस मामले में पीक पर था। और मई इसलिए पीक पर था क्योंकि मई में पूरे देश में लॉकडाउन थे, कोविड की दूसरी वेव थी। तो अब जब ये छोटे शहरों में, तो आप इस पैटर्न को देखिए ना, तो हम मई की तुलना में कारोबारी तौर पर, बाजार खुलने के तौर पर, गतिविधियों के तौर पर थोड़ा सामान्य परिस्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, पर वो सामान्य परिस्थिति रोजगारों में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये चिंता की बात है। अंशुमन जी, सीधे तीसरी खबर की ओर को चलते हैं। दक्षिण कोरिया ने एंटी गूगल लॉ लागू कर दिया है, मतलब अब इसमें सिर्फ राष्ट्रपति के साइन होने बाकी हैं। ये लॉ वो इसलिए लेकर आया ताकि गूगल और एप्पल के इन ऐप पेमेंट की मोनोपोली खत्म हो सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है अंशुमन जी, जिसका जिक्र आप शो शुरू होने से पहले कर रहे थे, रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि एप्पल भारत में भी ठीक ऐसा ही एंट्री टेस्ट केस झेल सकता है, और यूरोप में तो खैर पहले से ही ये मुद्दा चल रहा है। अंशुमन जी, ये इन ऐप स्टोर वाला और एंटी ट्रस्ट वाला पूरा मुद्दा क्या है? ये अपने तरीके का पहला फैसला है दर्पण, जो साउथ कोरिया से आया है, और उसको वहां पर उन्होंने कोट एंड कोट में एंटी गूगल लॉ कहा है। ये कानून गूगल और एप्पल जो आपके मोबाइल फोन के प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं, या जो सर्विस या जो जिनके प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल करते हैं iOS और एंड्रॉइड का, अगर उनके ऐप स्टोर से आप कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उसका पेमेंट उनके गेटवे से होकर जाता है। यानी जो पेमेंट आप करते हैं वो गूगल या एप्पल के गेटवे से होकर जाता है, और इस पर वो कमीशन लेते हैं, और वो उनके बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है। साउथ कोरिया के इस कानून में ये कहा गया है कि नहीं, अब अगर आप के ऐप स्टोर पर कोई भी ऐप अवेलेबल है, तो उसके लिए कस्टमर के पास या सब्सक्राइबर के पास चॉइस होगी कि उसका पेमेंट वो गूगल के गेटवे के जरिए करे या किसी दूसरे गेटवे के जरिए करे। जैसे कि आप जब बाकी सेवाओं का पेमेंट करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आते हैं पेमेंट के अलग अलग। आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं, आप इंटरनेट से पेमेंट करना चाहते हैं, अलग अलग ऑप्शन आते हैं। और गेटवेज भी अलग अलग मिलने लगे हैं।
ये फैसला साउथ कोरिया का ये फैसला दुनिया में नजीर बनेगा, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरीके के प्रयास चल रहे हैं जहां मोबाइल पर परचेज करने, मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने, मोबाइल के जरिए कोई चीज खरीदने का जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इन कंपनियों की जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं, एंड्रॉयड और आईओएस के प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर यानी गूगल और एप्पल, उनकी मोनोपोली या उनका एकाधिकार तोड़ा जाए। रॉयटर्स की जिस खबर का आपने जिक्र किया, वो खबर ये संकेत देती है कि भारत में भी एप्पल के अगेंस्ट ठीक इसी तरीके का एक मामला कंपटीशन कमीशन में पहुंचा है। हालांकि रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव खबर है, हमारे पास कंपटीशन कमीशन ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया है, पर लगभग इसी तरीके का मामला एप्पल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ने शिकायत की है किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने कि वो डिस्करेज कर रहा है और उसके पेमेंट गेटवे से जाने पर जो पैसा लगता है, अब सीसीआई इस पूरे मामले को आने वाले समय में रिव्यू करेगा। रॉयटर्स के पास अभी सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और एप्पल से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, पर ये रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव खबर है। तो अब धीमे धीमे पूरी दुनिया में डिजिटल मोनोपोलीज को लेकर डिजिटल अधिकारों को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। यूरोपीय समुदाय में भी बन रहा है, अमेरिका में भी बन रहा है। हमने देखा कि अमेरिका में एंटीट्रस्ट लॉ का इस्तेमाल हुआ एप्पल, अमेजन और गूगल के खिलाफ। साउथ कोरिया में भी शुरू हो गया। ये दिलचस्प फाइट शुरू होने वाली है कि डिजिटल जायंट्स से कैसे रेगुलेटर्स टकराते हैं और इससे क्या निकलता है और कैसे चीजें बदलती हैं। इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। अंशुमन जी, कुछ हफ्ते पहले आपने और सिद्धांत जी ने अर्थात के शो में क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। बेशक क्रिप्टो के आगे करेंसी लगा हुआ है, लेकिन उसमें आपने बताए थे कि ये क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। क्या ये कमोडिटी है, क्या ये कोई टेंडर है, करेंसी है। इसी को लेकर एक अपडेट, एक खबर हमारे पास आई है कि जो सरकार है वो एक बिल लाने का प्लान कर रही है जिसमें इसको कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या पूरी जानकारी है अंशुमन जी? बिल पहले से पेंडिंग है। पिछले साल से क्रिप्टो करेंसीज को लेकर और बाकी जो डिजिटल करेंसीज हैं उनको लेकर सरकार कानून बनाने की कोशिश कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, ये बताती है कि क्रिप्टो करेंसी को शायद सरकार एक एसेट या कमोडिटी के तौर पर ट्रीट करेगी। जिस अर्थात की तरफ आपने इशारा किया वो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, जिसमें हमने बताया था कि इसे किस कैटेगरी में डाला जा सकता है। अभी तो पता ही नहीं है कि ये इक्विटी है या ये करेंसी है या ये कमोडिटी है, इसे किस कैटेगरी में डाला जाएगा। दुनिया के कुछ देशों ने हमने उसमें ये भी रेफर किया था कि दुनिया के कुछ देशों ने इसे कमोडिटी माना है और इसीलिए इसको गोल्ड से जोड़ा जाता है, माइनिंग से जोड़ा जाता है। ऐसी संज्ञाएं इसके साथ इस्तेमाल की जाती हैं जो आमतौर पर कमोडिटीज के साथ इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसा संकेत ईटी की खबर दे रही है कि इसे क्रिप्टो करेंसी को एसेट और कमोडिटी माना जाएगा। इसे टैक्सेशन के पर्पज से भी कमोडिटी माना जाएगा। सबसे बड़ा दिलचस्प मुद्दा यह कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स क्या मानकर लगाया जाएगा। करेंसी पर तो कोई टैक्स नहीं लगता है, इक्विटी पर टैक्स लगता है, ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगता है। तो अगर एक कमोडिटी होगी तभी इसका टैक्सेशन हो सकता है, जैसे कि गोल्ड के पे टैक्स लगता है या सिल्वर पे या बाकी जो भी कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड होती हैं। तो पेमेंट के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, यूटिलिटी के लिहाज से और टैक्सेशन के लिहाज से इस बात का संकेत है कि क्रिप्टो करेंसी को एक कमोडिटी माना जाएगा। ऐसी बात ये खबर, ईटी की खबर ये कहती है। और इसे टैक्स ट्रीटमेंट के लिए अकाउंट्स में एसेट्स के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा। ये भी बात जानकारी देती है, इसे एसेट के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे कि आप रियल एस्टेट को अपने अकाउंट में एसेट के तौर पर क्लासिफाई करते हैं या गोल्ड को अपने अकाउंट में एसेट के तौर पर, एसेट के तौर पर, संपत्ति के तौर पर, क्योंकि टैक्सेशन के लॉ के तहत ये खबरें कहती है। गवर्नमेंट का ड्राफ्ट बिल है जो चर्चा में है, जहां से ये खबर आई है। बिल आने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके फाइनल प्रोविजन क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जो डेविल है ना, वो राक्षस 2-3 अलग अलग चीजों के बीच छिपा होता है। तो वास्तविकता क्या है, क्या डेफिनेशन है क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी भी कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी भारत में। लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर जो धुंध है, जो कानूनी तौर पर या रेगुलेटरी तौर पर जो अंधेरा है इस पूरे काम के आसपास, इसे दूर करने की कोशिश चल रही है, शुरू हो रही है। और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की तैयारी कर रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तैयारी कर रहा है। तो जो लोग हमें खर्चा पानी में या अर्थात में इसको शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं इस साल से, तो हम लगातार यही बात इस
कार्यक्रम और उन दोनों कार्यक्रमों के जरिए चर्चा में लाते रहे हैं कि जो भी हो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, पता हो कि आपको कितना रिस्क है, कैसे ट्रेड हो रही है, इसकी ट्रेडिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीजें क्लैरिटी हो। मुझे लगता है कि सरकार शायद उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अंशुमन जी, ओपेक की मीटिंग शेड्यूल है, लेकिन अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है। हालांकि इस मीटिंग से पहले ओपेक की एक प्री मीटिंग होने वाली है, चलते चलते उससे जुड़ा अपडेट आपसे लेना चाहिए। प्री मीटिंग हो गई है, चलते चलते हम बस तुरंत आपको ये बता दें कि ओपेक की वो जो प्री मीटिंग है, जो ऑफिशियल्स के लेवल की मीटिंग है, उससे ये संकेत निकला है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्री ओपेक प्लस हम जिसको कहते हैं, इसमें रशिया शामिल है, उन्होंने ये तय किया है कि जो जुलाई का उनका एग्रीमेंट था कि वो अपना उत्पादन हर महीने 4 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाएंगे, जो कि पूरी दुनिया की सप्लाई का 1% है। इतना उत्पादन वो बढ़ाएंगे। उस फैसले पर या उस एग्रीमेंट पर शायद ओपेक के देश कायम रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। यह आशंका इसलिए बनी थी क्योंकि अमेरिका में कोविड की नई वेव आई है, कई सारी जगह अस्पतालों में संक्रमण बढ़ा है। कुछ दुनिया के और भी देशों में कोविड की चुनौती आई है। तो इसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि क्या फिर से मंदी वापस लौटेगी, फिर कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की जाएगी या कीमतें फिर बढ़ेंगी, इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी। पर यह जो ओपेक प्लस की जो मीटिंग के पीछे से जो संकेत मिला है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि उत्पादन में बढ़ोतरी जारी रहेगी, यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल किसी बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं दिखाई देती फिलहाल इस लेवल के ऊपर जहां पर हम जुलाई से के समझौते के स्तर पर थे। हाँ, अगर डिमांड में बड़ा स्पर्ट आता है आने वाले समय में, क्योंकि ये जो कटौती है ये मौजूदा डिमांड और कोविड के बाद जो कच्चे तेल की डिमांड को हिट हुआ था उसको देखकर ये उत्पादन में बढ़ोतरी यहाँ की गई। डिमांड इससे आगे बढ़ती है और ओपेक देश अपना उत्पादन और नहीं बढ़ाते हैं तो कीमतों में बढ़ोतरी होगी। तो अब एक जो दिलचस्प चीज हमें ओपेक की मीटिंग में देखनी होगी, जो अंतिम बात है, कि क्या ओपेक देश फिलहाल अभी उत्पादन और बढ़ाने की बात करेंगे या उत्पादन में इतनी ही बढ़ोतरी, जो 4 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी है, वहीं तक सीमित रखेंगे, क्योंकि बाजार इतने उत्पादन को डिस्काउंट कर चुका है। जी। बाजार इस उत्पादन की या इस आपूर्ति को समझ चुका है और इसलिए वो कीमतें इस लेवल पर आकर 70-72 के आसपास आकर स्थिर हो गई हैं। अब इसके बाद क्या ये उत्पादन फिर बढ़ाया जाएगा, जिस पर विवाद हुआ था पिछली ओपेक की बैठक में, या अभी ओपेक देश अगले 3 महीने 4 महीने तक या नवंबर दिसंबर तक इसी शेड्यूल पर कायम रहेंगे? इस शेड्यूल पर कायम रहेंगे तो हमें अंदाज हो जाएगा कि कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस रेंज के आसपास रहने वाली है, और अंततः हम उससे यह समझ पाएंगे कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आने वाले समय में कमी होने की कोई गुंजाइश है, या ये कीमतें इसी स्तर पर बनी रहेंगी, क्योंकि कीमतें क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के बाद भी हम दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। जैसा आप कहते हैं कि क्या ये कीमत इसी स्तर पर बनी रहेंगी, या ओपेक कोई फैसला लेगा, या अब भविष्य में जल्द ही कोई चुनाव आएगा? ये था। हाँ, चुनाव आएगा तब, लेकिन वो चुनाव के दौरान जो कीमतों में बढ़ोतरी थमती है वो बाद में वापस आपके पास ब्याज समेत वापस लौट आती है। जी, वो टेंटेटिव होती है। तो ये था आज का खर्चा पानी। मैं और अंशुमन जी आपसे मंडे को खर्चा पानी में मिलेंगे, और उससे पहले मिलेंगे संडे को अर्थात में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे निजीकरण के पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए कुछ तर्क। संडे को ही 11 बजे हमारा नया शो रिलीज हो रहा है, एक नया पैसा, जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बातें भी बताएंगे आसान भाषा में। तो देखते रहिए ललन टॉप। अभी के लिए विदा।